Welcome to Sociology class by Anjali Kapoor for plus 2 students. Today we will discuss chapter number 4, Change and Development in Rural Society of book 2. Rural Society. Indian society is primarily a rural society. India is called a country of villages. The majority of population of India lives in rural areas, 67% that is. According to 2001 census, the rural life has the utmost importance. जो भारत है वो हमारा जो भारतीय समाज है वो ग्रामीण समाज माना जाता है और इसे गांवों का देश कहा जाता है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज का मतलब विलेजेस में गाँव में रहती है, मीन 67% अप्रॉक्सीमेटली 2001 के सेंसस के मुताबिक। और जो रूरल लाइफ है, ग्रामीण जीवन जो है वो हमारे भारतीय समाज में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। रूरल सोसाइटी is a society in which there is low ratio of inhabitants to open land. The village is the unit of the rural society. Its people carry on the business of living together within a distinctive framework of caste and social custom. Caste is a dominant social institution permitting social and economic relations. Traditional caste occupation mostly prevails. ये वो समाज है, रूरल सोसाइटी वो सोसाइटी है जिसमें कि जो इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो निवासी हैं, उनकी रेशो जो है इट्स वेरी लो टू ओपन लैंड, मीन्स लैंड ज़्यादा है वहाँ पर और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बड़ी घनत्व जो है जनसंख्या का वो बहुत कम होता है। गांव जो होते हैं इनका एक जो मेन यूनिट है वो विलेज होता है रूरल सोसाइटी का। और यहाँ के जो लोग हैं वो मिलजुल करके डिस्टिंक्टिव फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट एंड जो है लिविंग टुगेदर विद इन अ डिस्टिंक्टिव फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट एंड सोशल कस्टम। कास्ट जो है, जो जाति प्रथा है, वो डोमिनेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि परमिट करता है सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस को। ट्रेडिशनल कास्ट ऑक्यूपेशन जो है, मीन्स जो आपका कास्ट के पे आधारित जो ऑक्यूपेशन है वो उस प्रकार का जो सिस्टम है वो गाँवों में जो है आज भी प्रचलित है और चलता है। The rural society is a simple community based on agriculture or related occupations. The agricultural land is the most important productive resource for many Indians. Agriculture is not just a form of livelihood, it is a way of life. जो ग्रामीण समाज है ये एक बड़ी साधारण कम्युनिटी है जिनका कि आधार क्या है, एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड जो और काम है। एग्रीकल्चरल लैंड जो है इनका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिव रिसोर्स माना जाता है फॉर मैनी इंडियंस लिविंग इन विलेजेस। और एग्रीकल्चर जो है ये सिर्फ एक फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड नहीं है, दिस इज देयर वे ऑफ लाइफ। Rural society is a kind of enlarged primary group characterized by intimate face-to-face interaction, having a certain degree of community sentiment and a relatively autonomous organization. It is a closely knit community sharing the lives of everyone in the village as in a family। कि जो ग्रामीण समाज है ये हमारा एक प्राइमरी ग्रुप माना जाता है जिसमें कि जो फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है लोगों में रहती है और एक दूसरे और सर्टेन डिग्री ऑफ कम्युनिटी सेंटीमेंट भी जो है जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनमें होता है। और जो है सब लोग जो हैं गांव के एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, मीन्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के दुख सुख को बांटते हैं, उनके साथ हंसी खुशी के पल बिताते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। फीचर्स ऑफ रूरल सोसाइटी। एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ इकोनॉमी, मीन्स जो इकोनॉमी है उनकी किसके ऊपर आधारित है, एग्रीकल्चर के ऊपर। जो ज़्यादातर लोग हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हैं। लेस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, की गाँवों में जो जनसंख्या है वो बहुत कम होती है। इलिटरेसी, लोग जो है ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ कास्ट सिस्टम, गाँवों में जो जाति प्रथा है उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लोग उसमें आज भी जो है वो प्रचलित है गाँवों में। डोमिनेंस ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार जो है आज भी गाँवों में जो है संयुक्त परिवार प्रथा जो है वो चलती है। होमोजीनियस ग्रुप्स, होमोजीनियस का मतलब होता है एक से, में उनमें सिमिलैरिटी पाई जाती है। सिंपल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, जो गांव के लोग हैं बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते हैं
स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन रिलीजियस मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस, और धर्म में, और जो धर्म से पर आधारित जो बनाए गए हैं हमारे द्वारा, उन सब अंधविश्वासों, सुपरस्टिशंस और मिथ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लो स्टेटस ऑफ वुमेन, गाँवों में जो स्त्रियां हैं उनका स्टेटस जो है वो बहुत लो है, उन्हें किसी भी प्रकार की फ्रीडम, आज की डेट में फ़र्क है, डिफरेंस है आज से पुराने समय से, लेकिन फिर भी जो एक अर्बन एरियाज़ में वुमेन को फ्रीडम है, वैसी फ्रीडम और स्टेटस जो है बेटर नहीं है। गाँवों में आज भी जो है डिस्क्रिमिनेशन विद वुमेन पाई जाती है। कनेक्शन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड कल्चर, there is a close connection between agriculture and culture. The nature and practice of agriculture varies greatly across the different regions of the country. These variations are reflected in the different religion cultures. One can say that both the culture and social structure in rural India are closely bound up with agriculture and the agrarian way of life. कहते हैं हमारे agriculture और culture में बहुत close संबंध है, और जो लेकिन ये अकॉर्डिंग टू रीजन का डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री में, डिफरेंट रीजन्स में जो है ये वेरी करता है, राइट। और ये जो वेरिएशन है ये रिफ्लेक्ट करती है डिफरेंट रीजनल कल्चर्स को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये जो दोनों चीज़ें जो हैं, कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर इन रूरल लाइफ जो है वो क्लोजली बाउंड अप हैं विद एग्रीकल्चर एंड एग्रेरियन वे ऑफ लाइफ, उससे जुड़े हुए हैं। Many of our cultural practices and patterns can be traced to our agrarian backgrounds. कहते हैं हमारी बहुत सी कल्चरल प्रैक्टिस जो है और पैटर्न जो है वो हम एग्रेरियन बैकग्राउंड के साथ जो है उनको ट्रेस कर सकते हैं, मीन उनसे हम जो है एक उदाहरण ले सकते हैं। यू विल रिकॉल फ्रॉम द अर्लियर चैप्टर्स हाउ क्लोजली इंटर स्ट्रक्चर एंड कल्चरल चेंजेस आर, जैसा कि हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा कि जो हमारी स्ट्रक्चरल और कल्चरल चेंजेस हैं वो भी एक दूसरे से किस तरह से इंटर रिलेटेड हैं। उदाहरण के तौर पर मोस्ट ऑफ द न्यू ईयर फेस्टिवल्स in different regions of India, such as Pongal in Tamil Nadu, Bihu in Assam, Baisakhi in Punjab, Ugadi in Karnataka, to name just a few, actually celebrate the main harvest season and herald the beginning of a new agricultural seasons. जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखो कि जैसे अलग अलग जो रीजन्स हैं उनमें जो फेस्टिवल्स हैं वो आपकी एग्रीकल्चर के उससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि तमिलनाडु में जो है पोंगल का जो है त्यौहार है ना, असम में बिहू, पंजाब में बैसाखी, कर्नाटका में उगदी, ये कुछ ऐसे हैं जो आपके, लेकिन एक्चुअली और ये क्यों मनाए जाते हैं, मेन हार्वेस्ट सीजन जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाए जाते हैं, और बिगिनिंग ऑफ न्यू एग्रीकल्चर सीजन जो है ये जो है वो भी शुरू होता है उसको दर्शाते हैं। और इस प्रकार के आप और भी उदाहरण जो हैं वो ढूंढें। सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड अदर देन एग्रीकल्चर, जो रूरल पीपल हैं उनका एग्रीकल्चर के अलावा और कौन से जीविका के साधन हैं। एग्रीकल्चर इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, बट द रूरल इज नॉट जस्ट एग्रीकल्चर. Many activities that support agriculture and village life are also sources of livelihood for people in rural India. For example, a large number of artisans such as potters, carpenters, weavers, ironsmiths and goldsmiths are found in rural areas. They are once part and parcel of the village economy. Their members have been steadily lessening since the colonial period. The influx of manufactured goods replaced handmade products. कहते जो एग्रीकल्चर है सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। मैक्सिमम लोगों का जो रूरल पॉपुलेशन है मेजॉरिटी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेड है। लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं है, रूरल का मतलब बहुत सी एक्टिविटीज़ जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं, है ना, वो भी जो है सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है गांव के लोगों के लिए। उदाहरण के तौर पर है आपका जो है पॉटर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, वीवर्स हैं, आयरन स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ, और ये जो है पार्ट एंड पार्सल ऑफ रूरल इकोनॉमी है। और ये लेकिन अब इनका नंबर जो है वो कम होता चला जा रहा है जब से कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश राज के बाद से। क्यों? क्योंकि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उन्होंने हैंडमेड प्रोडक्ट्स को जो है रिप्लेस कर दिया, उनके हैंडमेड चीज़ों के, हाथ से बनाई हुई चीज़ों के बजाय मशीनी चीज़ों का दौर जो है वो चल पड़ा। Rural life also supported many other specialists and crafts persons as storytellers, astrologers, priests, water distributors, and oil pressers.
The diversity of occupations in rural India was reflected in the caste system, which in most regions included specialist and service castes such as washermen, potters, and goldsmiths. Some of these traditional occupations have declined. कहते और बहुत से जो हैं स्पेशलिस्ट को भी सपोर्ट करती हैं जो रूरल लाइफ है, और लेकिन आज की डेट में जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं वो डिक्लाइन हो चुकी हैं. Increasing interconnection of the rural and urban economies have led to many diverse occupations. जो नगर और गांव का जो इंटरकनेक्शन बढ़ने की वजह से बहुत सी जो है जो have led to many diverse और बहुत सी occupations जो है उन्होंने जगह ले ली है. Many people living in rural areas are employed in or have livelihoods based in rural non-farm activities. For instance, there are rural residents employed in government services such as the postal and education departments, factory workers, or in the army who earn their living through non-agricultural activities. जैसे कि बहुत से जो लोग हैं जो गांवों के रहने वाले हैं वो आज की डेट में जो है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व से अपनी जीविका कमाते हैं. उदाहरण के तौर पर बहुत से ग्रामीण जो है ग्रामीण वासी जो हैं वो गवर्नमेंट सर्विसेज में नौकरी करते हैं, जैसे कि पोस्टल या एजुकेशन डिपार्टमेंट से, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, आर्मी में काम कर रहे हैं, एंड हु अर्न देयर लिविंग थ्रू नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, और वो अपनी जो जीविका है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से अर्न कर रहे हैं. रीजन्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इन कॉलोनियल एरिया. क्या कारण है कि जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनमें अब डिक्लाइन आया है? हैवी टैक्सेस, लॉस ऑफ पैट्रोनेज, liberalization, globalization, and influx of manufactured goods. These are the reasons of decline. Agrarian structure. Agricultural land is the single most important resource and form of property in rural society. But it is not equally distributed among people living in a particular village or region, nor does everyone have access to land. In fact, the distribution of land holdings in most regions is highly unequal among households. कहते हैं कि जो गांव के रहने वाले लोग हैं रूरल समाज में जो है ग्रामीण समाज में एग्रीकल्चर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी है, लेकिन इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो है सभी लोगों के लिए इक्वल नहीं है. लैंड होल्डिंग्स की जो है कुछ लोगों की तो असेस पहुंच ही नहीं है उस तक. सो द टर्म एग्रेरियन स्ट्रक्चर इज ऑफन यूज्ड टू रेफर टू द स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग. तो जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर है उसका मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग. इट इज द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द लैंड होल्डर्स. The crucial aspect of agrarian structure is the control over land. It is the basis of agrarian stratification. तो कहता है जो मेन जो पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वही अग्रेरियन स्ट्रक्चर कहलाता है अमंग द लैंड होल्डर्स. और जो सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट है अग्रेरियन स्ट्रक्चर का वो क्या है कि लैंड के ऊपर कंट्रोल होना, और यही जो है अग्रेरियन स्ट्रेटिफिकेशन का आधार है. Categories of agrarian structure. So what is agrarian structure? Ki distribution of land holdings. And categories: agricultural land is the most important productive resource in rural areas. Access to land shapes the rural class structure. Access to land largely determines what role one plays in the process of agricultural production. Medium and large landowners are usually able to earn sufficient or even large incomes from cultivation, although this depends on agricultural prices which can fluctuate greatly as well as other factors such as the monsoon. मीडियम और लार्ज लैंड ऑनर्स कौन से होते हैं? जो हैं वो सफिशेंट जो है इनकम जो है वो अर्न कर रहे हैं कल्टीवेशन से. हाँ, ये ज़रूर है कि और फैक्टर्स हैं जो आपकी जो रिटर्न को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि प्राइसेस और जो कि फ्लक्चुएट कर सकती हैं, और मॉनसून वगैरह सीजनल भी जो हैं वो भी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं. एग्रीकल्चरल लेबरर्स आर मोर ऑफन देन नॉट पेड बिलो द statutory minimum wage and earn very little. Their incomes are low. Their employment is insecure. Most agricultural laborers are daily wage workers and do not have work for many days of the year. This is known as underemployment. सेकेंड कैटेगरी कौन सी है? एग्रीकल्चरल लेबरर्स की.
मीन्स कि जो दूसरों के खेतों पर काम करते हैं, उन्हें मिनिमम वेज भी नहीं मिलता, बहुत कम अर्निंग होती है उनकी, और उनकी एम्प्लॉयमेंट भी इनसिक्योर होती है। और मोस्टली जो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं वो डेली वेज मीन्स रोज़ की रोज़, जिसको दिहाड़ी हम कहते हैं ना, वो उनको मिलती है, और ज़्यादा दिन तक, वो साल के ज़्यादा दिन उनको काम नहीं मिलता, और इसे हम बेरोजगारी का नाम भी दे सकते हैं। सिमिलरली थर्ड कैटेगरी इज टेनेंट्स। टेनेंट्स मीन्स कल्टिवेटर्स हु लीज देयर लैंड फ्रॉम लैंड ओनर्स, मीन्स किसी की ज़मीन के ऊपर उसको लेना और उसके ऊपर खेती करना। हैव लोअर इनकम्स देन ऑनर कल्टिवेटर्स, उनकी इनकम कम होती है अगर हम कंपेयर करें जिनके पास अपनी ज़मीन होती है, बिकॉज दे हैव टू पे अ सब्सटेंशियल रेंट टू द लैंड ओनर, ऑफन एज मच एज 50 to 70% ऑफ द इनकम फ्रॉम द क्रॉप। क्यों? क्योंकि उनको जो बहुत बड़ी रकम जो है वो जो ज़मीन का मालिक है उसको एज रेंट जो है देनी पड़ती है, और वो रेंट की फॉर्म क्या है, 50 से 75, जो उनकी क्रॉप से इनकम होगी उसका 50 से 75% हिस्सा जो है वो उनको लैंड ऑनर को देना पड़ता है। तो नेचुरली उनके पास तो कुछ बचता ही नहीं, तो उनकी इनकम जो है बहुत कम हो जाती है, लो हो जाती है। कास्ट एंड क्लास इन एग्रेरियन सोसाइटी। Agrarian society therefore can be understood in terms of its class structure. But we must also remember structure that it is through the caste system. In rural areas, there is a complex relationship between caste and class. This relationship is not always straightforward. We might expect that the higher castes have more land and higher incomes, and that there is a correspondence between caste and class as one moves down the hierarchy. कि जो एग्रीकल्चर सोसाइटी है उसको हम लेट अस अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स क्लास स्ट्रक्चर, लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि जो क्लास सिस्टम है इट इज़ थ्रू कास्ट सिस्टम। रूरल एरियाज में कास्ट और क्लास में बड़ा कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है और ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो हम ये जो हायर कास्ट है दे हैव मोर लैंड और उनकी इनकम जो है वो हायर होती है, एंड देयर इज अ कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास एज वन मूव्स डाउन द हायरार्की। In many areas, this is broadly true, but not exactly. For instance, in most areas, the highest caste, the Brahmins, are not major landowners, and so they fall outside the agrarian structure, although they are a part of rural society. In most regions of India, the major landowning groups belong to the upper caste. लेकिन कहते हैं सभी एरियाज में ये बात जो है वो जो है सही नहीं उतरती है। उदाहरण के तौर पर जो मोस्ट एरियाज में जो हाईएस्ट कास्ट है वो कौन सी मानी जाती है, ब्राह्मण्स की, लेकिन जो ब्राह्मण्स है वो लैंड ऑनर्स नहीं होते और इसलिए वो एग्रेरियन स्ट्रक्चर के बाहर फॉल करते हैं, बट वो रूरल सोसाइटी का हिस्सा हैं। और इन मोस्ट ऑफ द रीजन्स द मेजर लैंड ऑनिंग ग्रुप जो है वो बिलोंग करते हैं अपर कास्ट को ही। In each region, there are usually just one or two major landowning castes who are also numerically very important. Such groups were termed by the sociologist M. N. Srinivas as dominant castes. It is not necessary that they belong to higher class. They are large landowners. The dominant caste is the most powerful group economically and politically and dominates local society. Examples of dominant landowning groups are the Jats and Rajputs of UP, Vokaligas and Lingyas in Karnataka, कामाज एंड रेड्डीज इन आंध्र प्रदेश एंड जाट सिक्स इन पंजाब। कहते हैं हर रीजन में एक या दो कास्ट हैं मेजर जो लैंड ओनिंग कास्ट हैं और उनकी नंबर जो है उन मेंबर्स जो हैं संख्या जो है उनकी ज़्यादा होती है, वो इम्पॉर्टेंट है। और इस प्रकार के ग्रुप्स को एम एन श्रीनिवास ने क्या टर्म दी है, डोमिनेंट कास्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि जो डोमिनेंट कास्ट है वो हायर क्लास को ही बिलोंग करती होगी। हाँ, उसके लिए डोमिनेंट कास्ट हम किसको कहते हैं, जो लार्ज लैंड ऑनर्स हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, जिनकी गिनती उस एरिया में मतलब नंबर ऑफ पीपल मेंबर्स जो है वो ज़्यादा है, राइट। और ये इकोनॉमिकली पॉलिटिकली जो है वो पावरफुल हैं और इसलिए पूरी लोकल सोसाइटी को डोमिनेट करते हैं। और इस प्रकार के उदाहरण हमें जाट्स एंड ग्रुप्स आर द जाट्स एंड राजपूत ऑफ यूपी और इस प्रकार से एंड जाट सिक्स इन पंजाब में हमें जो है देखने को मिलते हैं। Marginal and landless farmers. While dominant landowning groups are usually middle or high rank castes, most of the marginal farmers and landless belong to lower caste groups. In official classification, they belong to
scheduled caste or tribes or other backward classes. In many regions of India, the former untouchable or Dalit castes were not allowed to own land, and they provided most of the agricultural labor for the dominant land owning groups. This also created a group labor force that allowed the landowners to cultivate the land intensively and get higher returns. तो जो मार्जिनल और लैंडलेस फार्मर्स हैं उनकी क्या पोजीशन है कि जो डोमिनेंट लैंड ओनिंग ग्रुप्स हैं वो यूजुअली मिडल और हाई रैंक कास्ट के हैं, और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो लैंडलेस हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है और वो मोस्टली क्या है, वो लोअर कास्ट ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, जैसे कि SC STs एंड OBCs। और बहुत से रीजन्स में जो फॉर्मर अनटचेबल दलित कास्ट जो है उनको उनको ये उनकी असेस ही नहीं है लैंड के लिए, वो अपने नाम पर ज़मीन ले ही नहीं सकते, और वो जो है डोमिनेंट लैंड ओनिंग ग्रुप जो हैं उनके पास एज एग्रीकल्चरल लेबर काम करते हैं, लेबर फोर्स माने जाते हैं, एंड दैट अलाउड द लैंड ऑनर्स टू कल्टिवेट द लैंड इंटेंसिवली एंड गेट हायर रिटर्न। ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जो है वो लैंड ऑनर्स जो है वो कमाते हैं। The rough correspondence between caste and class means that typically the upper and middle caste also had the best access to land and resources and hence to power and privilege. This had important implications for the rural economy and society कि जो rich और upper classes हैं उनको जो है access to land ज़्यादा थी resources के लिए भी, इसलिए वो power और privilege जो है वो enjoy करते थे। In most regions of the country, a proprietary caste group owns most of the resources and can command labor to work for them. Until recently, practices such as begar or free labor were prevalent in many parts of northern India. Most of the regions में जो proprietary caste है वो उनके पास क्योंकि रिसोर्सेज की असेस थी और इसलिए वो लेबर से काम कराने के लिए कमांड से काम करा लेते थे, और इस प्रकार की अंटिल रिसेंटली भी जो बेगार मैंने फ्री लेबर, उनसे फ्री में काम कराना, उनको इन रिटर्न कुछ ना देना, इस प्रकार के प्रैक्टिसेस जो हैं वो नॉर्दर्न इंडिया में अभी तक भी जो है रिसेंटली भी जो है ये चल रही थी। बॉन्डेड लेबर, एक और प्रैक्टिस जो थी बॉन्डेड लेबर। मेंबर्स ऑफ लो रैंक्ड कास्ट groups had to provide labor for a fixed number of days per year to the village जमींदार और लैंडलॉर्ड। कहता जो लो रैंक कास्ट ग्रुप्स के लोग थे उन्हें फिक्स नंबर ऑफ डेज के लिए जमींदार को लेबर जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती थी। नॉट ओनली दिस, दे हैड टू रीपे द डेट्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स। सिर्फ ये नहीं कि एक साल में उन कुछ लेबर को काम के लिए उनके पास भेजना, और इसके अलावा जो उनके पूर्वजों का कोई कर्ज होता था उसको भी उतारने के लिए, मतलब वो उतारने के लिए उनकी जिम्मेदारी होती थी, और उसके लिए वो उनके घरों में उनके फार्म्स पर जमींदार के पास जो है वो काम करते थे, उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड डिपेंडेंस ऑन द लैंडेड क्लास फॉर इकोनॉमिक सोशल एंड पोलिटिकल सपोर्ट्स, द वर्किंग पुअर वर टाइड टू लैंड ऑनर्स इन हेरिडिटरी लेबर रिलेशनशिप्स, बॉन्डेड लेबर। तो कहता है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी और वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हर सोशली सपोर्ट के लिए वो जो रिच और हायर कास्ट ग्रुप के जो जमींदार थे, जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, उन पर डिपेंडेंट थे, इसलिए जो वर्किंग पुअर थे क्लास थी, वो जो लेबरर्स थे, उन्हें जो है वो उनके साथ बंधे हुए थे, वो और कहीं काम नहीं कर सकते थे, और जो उनका कर्जा वो कभी ख़त्म ही नहीं होता था, वो इन हेरिडेटरी जनरेशन टू जनरेशन उसी जमींदार के पास जो है वो चलते रहते थे। सच एज द हलपाती सिस्टम इन गुजरात and the Jita system in Karnataka. Although such practices have been abolished legally, they continue to exist in many areas. In a village of northern Bihar, the majority of the landowners are Bhumihars, who are also the dominant caste. तो ये प्रैक्टिसेस हालांकि लीगली बैन कर दी गई हैं, अबॉलिश कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज में अभी भी इस प्रकार की बंधुआ मजदूर की प्रैक्टिसेस जो हैं चल रही हैं। टीवी पर आपने सीरियल भी देखे होंगे बंधुआ मजदूर वाले, इस प्रकार के और मूवीज भी इसका एग्जाम्पल है, हिंदी मूवीज जैसे कि लगान। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। इन द नेक्स्ट video we will discuss about the ownership of land in the colonial era and land reforms laws in independent India.